तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मिशन क्लास में। तो दोस्तों, सुपर 30 की सीरीज ये नई लेकर हम आप लोगों के लिए लाए हैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी लोगों से डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो जलियांवाला बाग अगर पूछा जाए दोस्तों, ये स्थान कहाँ पर है, ये आपका ये पंजाब राज्य में पड़ता है। ठीक है, जलियांवाला राज्य बाग कहाँ पड़ता है, आपका पंजाब राज्य में पड़ता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग्रेज कौन था, तो कौन था इसमें, सबसे पहले जनरल डायर था। ठीक है दोस्तों, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए गोली यहाँ पर सबसे पहले किसने चलाई थी, तो ये आपका तब उत्तर हो जाएगा जनरल रेक्स डायर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने। लेकिन गोली चलाया किसने था, तो जनरल रेक्स डायर ने। तो ये घटना आपकी कब घटित हुई, 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग ये स्थान कहाँ पर है, तो पंजाब राज्य में पड़ता है। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 2 आपका दिया गया है, कौन सा इसमें मगध का साम्राज्य से संबंधित शासक नहीं है। तो बिंबिसार भी आपका है, ये भी आपका करेक्ट है, अजातशत्रु और महापद्म नंद। ठीक है, ये सभी लोग मगध साम्राज्य के क्या थे, शासक थे। लेकिन ये आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में राजा धीराजा। ठीक है, राजा धीराजा ये आपका पड़ता है ये चोल वंश के। ठीक है, चोल वंश का शासक था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा था क्या कि मगध साम्राज्य का कौन सा शासक नहीं है, तो ये क्योंकि ये चोल वंश का है, तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रही बात बिंबिसार की, तो बिंबिसार की अगर बात करें तो ये हमारा हर्यक वंश। ठीक है, ये हर्यक वंश का संस्थापक हो जाता है, ये हर्यक वंश का। अजातशत्रु भी अगर देखा जाए तो ये हर्यक वंश का ही होता है। ठीक, उसके बाद ये महापद्म नंद अगर देखा जाए तो ये नंद वंश का शासक होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये नंद वंश का शासक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, इन सभी कंपनियों में से सबसे पहले पूछ रहा है कि भारत के साथ व्यापार किसने किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रिक हम बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत आने वाली प्रमुख कंपनी है। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, पुत्र, अड़ा और डैड फंसा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, पुत्र अड़ा डैड फंसा से। ठीक है, तो पुत्र अड़ा डैड फंसा से अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे, ये भारत में क्या है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात हो रही है। ठीक है, कि कब वो आए थे। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का अगर आगमन की बात की जाए, तो सबसे पहले आपका कौन आया था, आपका आया था पुर्तगाल आया था। ठीक, सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल। उसके बाद आपका कौन आया था, आज से आपका हो जाएगा अंग्रेज। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आया था, अंग्रेज। तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा डेनिस। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा दोस्तों डच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ डैट से हो जाएगा आपका कौन सा, डेनिस हो जाएगा। ठीक, आपका कौन सा हो जाएगा, डेनिस। फर्स्ट से आपका हो जाएगा यहाँ पर फ्रांसीसी। ठीक है, फर्स्ट से आपका क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी। और साथ से आपका हो जाएगा स्वीडिश। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये याद कर सकते हैं भारत में कंपनियां कौन कौन सी सबसे पहले आई थी। स्थापना की बात नहीं कर रहे हैं, कंपनी आने की बात हो रही है।
तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पे अंग्रेज आए थे, तीसरे पे डच आए थे, चौथे पे डेनिश आए थे, पांचवे पे फ्रांसीसी और छठवे पे आपका स्वीडिश आए थे। लेकिन क्वेश्चन आपका ये पूछा है भारत के साथ व्यापार सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा व्यापार की बात में, तो सबसे पहले अंग्रेज आए थे। ठीक है, अंग्रेज सबसे पहले व्यापार करना शुरू किए थे और सबसे पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने कहाँ बनाई थी, तो सूरत में बनाई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पर दोस्तों, सूरत में सबसे पहले इन्होंने अपनी कोठी खोली थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरी तरह से क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 4 आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1885 ईस्वी में। और किसने किया था, तो ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। और इसका सबसे पहले जो है स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में ही हुआ था। ठीक, लेकिन यहाँ प्रश्न आपका पूछा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, इसके द्वारा मारा गया था। ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पहले में हम लोग देखे थे, इसके बारे में बात किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जनरल डायर को पूछ रहा है किसने मारा था, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों, उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह वहां लंदन में जाके इसकी हत्या करते हैं, तो उधम सिंह इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। महात्मा गांधी जी सिर्फ मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो भी कब बने थे, तो 1900 कब दोस्तों, 1924 में। और स्थान कौन सा था, तो आपका स्थान कौन सा था, बेलगांव था। ठीक है, बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन में सबसे पहले ये अध्यक्षता किए थे, सिर्फ मात्र एक ही बार किए थे, सन कौन सा, 1924 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। तो 7 की बात की जाए, किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की थी। ठीक है, तो किसने बंगाल में अस्थाई उपनिवेश की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉर्ड कर्जन, बी दिया है विलियम बेंटिंग, सी दिया है लॉर्ड डलहौजी और डी दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल में क्या जानते हैं, स्थानीय स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अभी और भी एक अंग्रेज है उनको माना जाता है, लेकिन यहाँ से इसकी शुरुआत कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक, इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले एक क्या किया था दोस्तों, थाने की भी स्थापना किया था। ठीक, एक थाने की भी स्थापना किया था। थाना में एक क्या, थाना में एक दरोगा। ठीक है, थाना में एक दरोगा की भी स्थापना किया था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है। ठीक है, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है गीत किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या दिया है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए, अंतिम गवर्नर जनरल, तो श्री राजगोपालाचारी। अगर दोस्तों यहीं पर क्या लिखा होता, भारतीय गवर्नर जनरल नहीं लिखा होता, ठीक है, सिर्फ स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लिखा गया होता, तब आपका लॉर्ड माउंट बेटन उत्तर हो जाता। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा,
क्योंकि ऑप्शन में हमेशा दोनों ही देता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, यहाँ पर दिया गया है आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी है। ठीक है, ये आपका पूछा गया आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? डी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 11। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 यहाँ दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर क्या दिया है? एक तरफ आपका पर्वत दिया गया है, चोटी है, दूसरी तरफ राज्य। तो नंगा पर्वत दिया है, नंदा देवी। ठीक है, और दूसरा दिया है आपका कौन सा? हाँ, सी, यहाँ कंचनजंगा। तो सबसे पहले हम लोग सी को मिलाएंगे। सिक्किम में आपका क्या पड़ता है? कंचनजंगा पड़ता है। ठीक है, नंदा देवी आपकी पड़ती है कहाँ पर आपका दोस्तों? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और नंगा पर्वत आपका पड़ता है कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा। नंगा पर्वत उत्तराखंड में, नंदा देवी जम्मू कश्मीर में, और कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ता है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो आपका दिया गया क्या? भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है। ठीक है, ये आपका पूछा है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो भारत का सर्वप्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था? तो आपका अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का हिमाद्री स्टेशन पूछा गया है, कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया? आर्कटिक में, सॉरी दोस्तों, आर्कटिक महासागर के पास ये स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप नहीं होगा, आर्कटिक महासागर के नजदीक में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? हाँ, 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं जिससे पूरे तरीके से ये क्वेश्चन दिखे। तो एक तरफ आपका दिया गया है दोस्तों क्या? झील दिया गया है सूची 1 में, और दूसरी तरफ दिया गया है क्या? राज्य। ठीक है, तो पुलकट झील की बात कर रहे हैं तो पुलकट झील आपका हो जाएगा कहाँ पर? पुलकट झील आपका हो जाएगा कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में हो जाएगा। चिल्का झील आपका हो जाएगा कहाँ पर? उड़ीसा में। बुलर झील आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और सांबर झील आपका हो जाएगा कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। ठीक, तो ए का आपका कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ए का आपका 3 दोनों जगह दिया है। बी का आपका हो जाएगा पहले में, तो बी का आपका पहले में, सी का आपका चौथे में, और डी का आपका दूसरे में। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग फैक्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। बुलर झील ये जो है क्या भारत की क्या है? क्या सबसे बड़ी क्या है? मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है। इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील। और ये जो है क्या है दोस्तों? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील। ठीक है, खारे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? तो सांबर झील। और विलोर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और रही बात चिल्का झील की, तो ये जो है खारे पानी की, खारे पानी की क्या है? सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, तटीय झील है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कौन सी झील है? तटीय झील है। ठीक, इतना आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज रखिएगा और याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 15। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है क्या? मरुस्थल क्षेत्रों में वायु प्रदूषण होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है? ठीक है, और वास्तव में हम लोग देखते हैं कि जहां पर जो है मृदा अपरदन ज्यादा होता है वहां पर पेड़ पौधे जल्दी टिकते नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया अति चराई, बी दिया वन आग, सी दिया वन रोपण, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अति चराई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अति चराई के कारण ही ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 16।
तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो, ठीक है, वह होती है जो, इसमें आपका करेक्ट उत्तर बताना है। तो 16 का अगर आप लोग देखेंगे तो बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो क्या होती है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है, ठीक है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है, इसलिए करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 17। तो 17 भी अगर देखा जाए, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। किस प्रकार का विदेशी प्रत्यय निवेश असुरक्षित माना जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है क्या है, असुरक्षित माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 हो जाएगा, 17 का क्वेश्चन नंबर का उत्तर आप सबका हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट में है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, पोर्टफोलियो निवेश, कौन सा, पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जिसको दिक्कत हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 18 क्या दिया गया है, उद्योग कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादित करता है। ठीक है, वैसे भी हमेशा रेगुलर दोस्तों कुछ ना कुछ जो है रैंक आती ही रहती है। ठीक है, वहां से ही ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, श्रम ब्यूरो हो जाएगा। ठीक है, ILO, ठीक है, ILO जैसे निकलता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार से ये भारत की संस्था निकालती है, श्रम ब्यूरो ये जारी करता है। ठीक है, ये तो आपकी विश्व की संस्था है, उसी प्रकार से भारत की संस्था श्रम ब्यूरो ये जो है निकालती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है क्या, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। ठीक है, हाँ, तो महंगाई भत्ता यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, महंगाई भत्ता तय करने का जो है आधार क्या है। तो 19 का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ देख सकते दिया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कारण ऐसा होता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याणकारी राज्य, यहाँ पर आप लोग फोकस करिएगा, क्या, कल्याणकारी राज्य। जब भी अगर आप लोगों को राजनीति शास्त्र में कल्याणकारी राज्य से बात अगर कहीं भी आ जाएगी, आप लोग 100% सिर्फ एक ही उत्तर मारिएगा, क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, यही आप लोग उत्तर मारिएगा, 100% कभी गलत नहीं होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से, आयरलैंड देश से लिया गया है। कभी कभी ऑप्शन में आपको आयरलैंड अगर नहीं मिला तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आयरिश, ठीक है, आयरिश गणराज्य आप लोगों का उत्तर में मिल सकता है, आयरिश गणराज्य मिल सकता है, तो इसको हम लोग करेक्ट उत्तर करेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 21। 21 की बात की जाए तो ये आपका पूछा गया है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यही तीनों पूछा ही जाता है, स्वतंत्रता, समानता और आपका बंधुत्व, ये पूछा जाता है। किस क्रांति की क्या है दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, किस क्रांति का क्या है, ये किस क्रांति का ये लोगो था या किस क्रांति का ये जो है नारा था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, फ्रांस के। ठीक है, ये फ्रांस का नारा था। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति की बात पूछा जाए कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग रखिए, याद रखिएगा, क्या, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। और राजा भी पूछा जाता है उस समय कौन था, तो राजा कौन था, लुई सोलामा। ठीक है दोस्तों, कौन था, लुई सोलामा वहां का उस समय राजा था, कहाँ का, फ्रांस का। ठीक, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये किस क्रांति की देन है, या किस क्रांति का नारा है, तो फ्रांस की क्रांति का, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 22।
तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए, समान नागरिक संहिता, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, क्या याद दिया है, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, किसमें दोस्तों, 44 में। अनुच्छेद 44 में था, नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में दिया गया है एक समान सिविल संरक्षण, ठीक है, समान नागरिक संहिता यह दिया गया अनुच्छेद किसमें, 44 में। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 23। 23 की बात की जाए, यहाँ दिया गया संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कितना जो है मंत्रियों की संख्या सीमित करता है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लोकसभा के लोकसभा के लोकसभा के कितना, 15%, ठीक है, लोकसभा के कितना, 15% सिर्फ ये अंकित करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 23 का आपका क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कौन सा, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या होगी वो जो है क्या, लोकसभा के कितने परसेंट होगी, तो 15% होगी। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 24। तो 24 की बात की जाए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया है, नव सृजित उच्च न्यायालय है। यहाँ पर देखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ कहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना अभी लेटेस्ट में किया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो उत्तर करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट करेंगे बी, कहाँ पर, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में, ठीक। और अगर लेटेस्ट की बात की जाए 2023 की, तो ये आपका कहाँ पर बना है, तो आपका बना है कहाँ पर, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखा विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये आपका कहाँ पड़ता है, विशाखापट्टनम, तो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये हमारा हाईकोर्ट विशाखापट्टनम में ये लेटेस्ट उच्च न्यायालय बना है, ठीक। तो करेक्ट उत्तर क्वेश्चन का अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसको, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 26। तो 26 में दिया गया, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि लाइट किस प्रकार से ये पार करती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक और ऋणात्मक आयन से, ठीक है। तो एक तरफ आप लोग देखते होंगे प्लस बिना रहता है, एक तरफ माइनस। तार में भी देखते हैं रेड और ब्लैक से दिखाया रहता है, तो रेड वाला प्लस होता है और ब्लैक वाला माइनस होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या कह रहा है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, ठीक है, नापी जाती है, रेडियो धर्मिता किससे नापी जाती है। तो दिया है ऑप्शन ए, गीगर मूलर काउंट से, बी दिया है पोलरीमीटर से, सी दिया है कैलोरीमीटर से, और डी दिया आपका बैरोमीटर से। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है, गीगर मूलर काउंटर से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 28। तो 28 की बात की जाए, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उस पर रखा जाए क्या, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है, ठीक है। तो यह सीधा से सीधा क्वेश्चन आपका ये पूछना चाह रहा है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर किसी भी वस्तु को रखने पर उसका मान क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। वह स्थान आपका मात्र एक ही है, कौन सा, पृथ्वी का केंद्र, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर अगर कोई भी वस्तु रखी जाए तो वहां पर उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से, इसको दर्पण से क्या दिया गया है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए सही से दिख रहा है,
इनमें से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है? यह आपका क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 29 का जो करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों, ये होगा आपका या तो समतल दर्पण या तो आपका उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण वैसे अधिकांशतः सभी के घर में होगा, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। और उत्तल दर्पण कहाँ लगा रहता है? किसी भी मोटर वाहनों के कार में, मोटर वाहनों में, ट्रक में, ये सबके जो साइड में शीशा लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण कहते हैं। और जो हम लोग चेहरा देखते हैं तो समतल दर्पण में देखते थे। 30 प्रकार का जो है कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, अंतिम है, क्योंकि ये सुपर 30 की सीरीज है। तो सुपर 30 में हम लोग सिर्फ 30 ही प्रश्न करते हैं, और 30 जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या दिया, यदि यम स्मॉल यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान होगा क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो आप इसका द्रव्यमान जो होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं क्या दिया है, अपरिवर्तित होगा दोस्तों, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आपके बहुत ही अति महत्वपूर्ण हम आपको करा चुके हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ बाद में हम लोग मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या, धन्यवाद।